हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार न्यू एज कोचिंग से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के दिन मैं एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है लोकगीत। तो जो बच्चे एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो करते हैं और उनके पास में हिंदी की किताब है वसंत, तो उस किताब का 14वां चैप्टर है लोकगीत। लोकगीत आप सब समझते हो? लोकगीत को अंग्रेजी में अगर हम कहें तो कहेंगे फॉक सॉन्ग्स, FOLK, फॉक। तो ज़रा सा सोच करके देखो कि आप सब लोगों ने किस तरह के लोकगीत सुने हैं। अगर आप लोगों को खुद से याद नहीं आता तो आपको एक बार अपने माँ से, अपने पिताजी से, अपने बड़े भाई, अपने दादा दादी से चर्चा करनी होगी। वो आपको बताएंगे कि हाँ, लोकगीत कैसे होते हैं। अच्छा, थोड़ी देर को मैं हिंट देता हूँ कि आप सब बच्चों में से जो बच्चे पर्टिकुलर बिहार के हैं तो छठ के समय में, छठ पूजा के समय में आपने काफ़ी सारे गीत सुने होंगे जो अक्सर रेडियो में, लाउड स्पीकर्स में, साउंड सिस्टम में या छठ की घाट पर बज रहा होता है। जिसमें से एक बड़ा पॉपुलर सा लोकगीत है कि मारबऊ रे सुगवा धनुक से, सुगवा गिरे मुरझाए। इसी तरीके से आप होली के अवसर पर भी कुछ लोकगीत सुन सकते हैं, लोगों को नाचते गाते बजाते हुए, जिसके साथ में वो डफली बजाया करते हैं। अगर मैं पुराने फिल्मों की बात करूं तो मुझे फिल्म नदिया के पार का एक गीत, उसका मुखड़ा याद आ रहा है। कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। तो बच्चों, लोकगीत आखिर होते क्या हैं? और लोकगीत आपकी फिल्मों के गीत से, पॉप म्यूजिक से, है ना, शास्त्रीय संगीत से किस तरीके से अलग हैं, हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर मैं ऐसे ही आपको बताऊं कि आप लोकगीत रेडियो में, टीवी में नहीं, म्यूजिक सिस्टम में नहीं, लोगों को गाते हुए कब सुन सकते हैं, तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर कुछ फेस्टिवल्स के बारे में सोचना होगा। उस समय ऐसा होता है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपका घर, आपके रहने की जगह गांव के आसपास में है, सड़कों के किनारे हैं, तो शाम में जब बहुत सारे मज़दूर, किसान अपने घर लौट रहे होते हैं तो अक्सर उस स्थिति में वो कोई न कोई लोकगीत गुनगुना रहे होते हैं। चैत और वैसाख के महीने में आपको कुछ लोकगीत सुनने को मिल सकता है ना। होली फागुन के महीने में, फरवरी मार्च में आपको कुछ लोकगीत सुनने को मिल सकता है। जैसे लोगों के घरों में शादियां होती हैं, ब्याह होता है, मुंडन के समय में, जनेऊ के समय में, उस समय आपको लोकगीत सुनने को मिल सकता है। और छठ की पूजा में या कुछ और भी जो त्यौहार, तीज त्यौहार महिलाएं करती हैं, वो अक्सर इकट्ठे होकर के गाती हैं। तो अब हम लोग वापस चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर में क्या बताया गया है? लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। सो देयर आर 3 प्रॉपर्टीज। लोच, फ्लेक्सिबिलिटी, ताजगी, फ्रेशनेस, और लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी में शास्त्रीय संगीत से भिन्न हैं, डिफरेंट हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। लोकगीत के बारे में क्या कहते हैं? जनता का संगीत। वो जनता जिसमें पढ़े लिखे लोग भी होंगे, कम पढ़े लिखे लोग भी होंगे, अनपढ़ लोग भी होंगे, जो गांव देहात में रहते हैं, शहरों में भी रहते हैं, अपनी जीविकोपार्जन के लिए साधारण से काम भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे ऑफिसर्स हैं, कलेक्टर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर। तो लोकगीत सीधे सीधे आम जनता से जुड़ा हुआ है। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। साधना, इसके लिए कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सारे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट सिंग अलोंग, साथ साथ गाने की ज़रूरत होती है और आप लोकगीत सीख जाओगे, समझने लगोगे, है ना। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं, सदा से ये गाए जाते रहे हैं। और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। रचने वाले आप समझ रहे हो ना। मैंने देखा है कि CBSE स्टूडेंट्स को हिंदी के कुछ एक वर्ड संस्कृत के जैसे लगते हैं। रचने वाले का मतलब है राइटर ऑफ द सॉन्ग, ऑथर ऑफ द सॉन्ग, ठीक है, जिसने गाना लिखा। तो इसे गानों को लिखने वाले लोग भी गांव के हैं और गाने वाले लोग भी अधिकतर गांव के हैं।
ये अलग बात है कि आजकल के समय में जो बड़े बड़े गायक होते हैं, सिंगर्स होते हैं, समटाइम्स दे आल्सो चूज फॉक सॉन्ग्स एंड मेक इट हिट। उसके साथ में कुछ रैप डाल दिया, कुछ हिप हॉप म्यूजिक डाल दिया और उसे वो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। मतलब ऐसा है कि इन गानों को बजाने के लिए आपके पास में बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कोई कंडीशन की गिटार हो, है ना, तबला हो, सितार हो, आपके पास में वायलिन हो, तभी आप इन चीज़ों को बजाएं। लोकगीत बड़ी आसानी से साधारण से ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। आप बच्चों में से अगर कुछ बच्चों को याद हो तो याद करने की कोशिश करो कि कभी अगर आप लोगों के घरों में शादियां होती हैं तो शादी के समय या शादी से पहले जब महिलाएं मिलजुल करके गीत गाती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ढोलक होता है और कभी कभी ढोलक के साथ साथ में वो किचन के चमचे का भी यूज़ करते हैं सुर बनाने के लिए, है ना। तो एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हे समझा जाता था। हे समझे जाने का मतलब क्या है? हे समझे जाने का मतलब है नीची कैटेगरी का समझना, बराबरी का नहीं समझना। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब जब लोग शहरों में रहते हैं तो वो कई बार अपने गांव की ज़िंदगी, गांव का कल्चर, गांव का संगीत मिस भी करते हैं। मैंने पिछले दिनों यूट्यूब पर देखा था, फेसबुक पर देखा था कि जो अपने भारत के लोग, बिहार के लोग अमेरिका में रहते हैं, वो भी यहाँ की मिथिला, भोजपुरी, वज्जिका के गाने गाते हुए मैंने उनके वीडियो देखे, है ना। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की, यहाँ देखो, आप इस चित्र में देख रहे हो ना कि कैसे 4 महिलाएं बैठ करके गा रही हैं और यहाँ पर इस महिला के हाथ में, इस महिला के हाथ में क्या है? इस महिला के हाथ में एक ढोल, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक झाल है और इस महिला के पास में क्या है? एक ढोलक है। जस्ट 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेरी बेसिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये क्या है? ये झाल आपने कभी वहाँ भी देखे होंगे, कहाँ पे? मंदिरों में बजाया जाता है ना, झांझ, करताल वगैरह उसमें भी होते हैं। तो ऐसे होते हैं लोकगीत, और ये चीज़ें ज़रूरी होती है लोकगीतों के लिए, है ना। मैं तो आप सब बच्चों से कहूँगा कि कभी गर्मी की छुट्टियाँ हो, जाड़े की छुट्टियाँ हों, जब भी मौका मिले तो अगर हम लोग अपने समाज को समझना चाहते हैं तो कभी कभी आपको अपने गांव जाना चाहिए और गांव के संगीत में, गांव की दिनचर्या में आप पार्टिसिपेट करके देखो। सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करो, पार्टिसिपेट करके देखो, तब आप इसका असली आनंद उठा पाओगे। तो कहते हैं कि आजकल में जो समाज है हमारा, उनकी नज़र भी लोकगीतों की तरफ में फिरी है। साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोली का मतलब क्या है? बोली किसे कहते हैं हम लोग? बोली बोलते हैं हम लोग रीजनल लैंग्वेजेस को। जैसे हम सभी लोग, जैसे कि बिहार के हैं, महाराष्ट्र के हैं, दिल्ली के हैं, बंगाल के हैं, पंजाब के हैं, तो हर क्षेत्र की, हर रीजन की अपनी भाषाएं भी होती हैं। जैसे पर्टिकुलर मैं बिहार की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं। भोजपुरी है, मैथिली है, वज्जिका है ना, इस तरह की भाषाएं हैं। और भी स्टेट्स में जाएं तो आपको मिल जाएगा, यूपी में भी मिल जाएगा। उधर एक अवधी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और दिल्ली के बारे में पर्टिकुलर एक रीजनल लैंग्वेज की बात नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में तो अपने देश के अलग अलग इलाकों से आकर के काफ़ी सारे लोग रहते हैं। हो सकता है दिल्ली के किसी हिस्से में अभी भी वहाँ का एक रीजनल लैंग्वेज बचा हुआ हो, और भगवान करे बचा हुआ रहे। भाषाएं, बोलियां खोनी नहीं चाहिए, वो अमानत हैं, संजो करके रखने की चीज़ हैं। तो हम लोग बातें कर रहे थे कि अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य, फोक लिटरेचर और लोक गीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह
अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप डिटरमाइंड हो, थोड़ा सा प्रयास करो, तो यू कैन गेट ए बुक ऑफ फोक सॉन्ग्स, फोक म्यूजिक आपको मिल सकता है, आपकी भाषा का, आपके क्षेत्र का मिल सकता है। तो लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। सजीव का मतलब लाइव, इसमें एक्शंस होता है ना। ओजस्वी है मतलब जिसमें कि काफ़ी गूढ़ बातें हैं, जिसमें आपको लोगों के ग्रामीण जीवन की झलक दिखेगी, उसमें कई बुद्धिमत्ता की बातें भी दिखेंगी। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड, खांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं। ये सब की सब क्या हैं? ये आदिवासी जनजातियां हैं। और ये आदिवासी जनजातियां जो हैं, ये अभी भी इंटरनेट के म्यूजिक से, यूट्यूब के म्यूजिक से, रेडियो के म्यूजिक से, टीवी के म्यूजिक से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती। इन्होंने आज भी अपनी थाती को, अपने फोक सॉन्ग्स को, फोक म्यूजिक को बचा करके रखा हुआ है, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है हमारे देश का लोकगीत। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए जाते हैं और नाचे जाते हैं। ये एक बड़ी ख़ास बात है लोकगीतों की और लोक संगीत की, कि अक्सर इसमें समाज को बांधने की क्षमता होती है, सबको साथ में लेकर के चलने की बात होती है। अक्सर आप देखोगे कि 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं, दिशाएं गूंज उठती हैं। तो यहाँ एक बात लिखी है ना कि एक तो साथ साथ गाने की बात है और एक दूसरा को जवाब देने की बात में है। अगर जैसे कि दो टोलियाँ हो सकती हैं, एक महिलाओं की टोली हो और एक पुरुषों की टोली हो, तो इस तरह के भी कुछ लोकगीत होते हैं। मैं बच्चों आप सबसे कहूँगा कि आप सब ना मेरे लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक किया करो। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। जिस भी चीज़ के बारे में, जिस भी चैप्टर के बारे में मैंने लेक्चर दिया है, उससे रिलेटेड चीज़ों का। तो अगर आप इन चीज़ों को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, क्लिक करोगे, आपको समझने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। यू विल फील वेरी कंफर्टेबल और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी आपको मिला करेगी। और एक और बात, यहाँ मैंने अपने न्यू एज कोचिंग यूट्यूब चैनल का नाम लिखा हुआ है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप यूट्यूब में इसका नाम सर्च करें, न्यू एज कोचिंग। न्यू एज कोचिंग सेंटर नहीं, न्यू एज कोचिंग ओनली, यही न्यू एज कोचिंग। और आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बैचमेट्स को, क्लासमेट्स को, दोस्तों को बताइए। इसमें मैंने क्लास 3 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों के लिए काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं। और ये लेक्चर्स 2-2 मिनट के, 5-5 मिनट के नहीं हैं। इन लेक्चर्स में मैंने ना पूरा का पूरा चैप्टर ऐसे पढ़ाया है जैसे कि स्कूल में पढ़ाते हैं। या आप ऐसे समझ लो कि आपको फील होगा कि आपके ट्यूशन टीचर बिल्कुल किताब लेकर के आपके सामने बैठ कर के पढ़ा रहे हैं। तो मैंने टेक्स्ट बुक पर जोर दिया है, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि आजकल टेक्स्ट बुक की थॉरो रीडिंग नहीं करवाई जाती। और अगर आप सब बच्चे आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छा करना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव्स में अच्छा करना चाहते हो, सो यू मस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन ऑफ टेक्स्ट बुक। इसीलिए आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगेंगे। तो आगे हम लोग इस चैप्टर में वापस आते हैं, जहां हम बातें कर रहे थे कि हमारा लोकगीत आजकल के समय में कहां पर बचा हुआ है और किन लोगों के द्वारा संभाला जा रहा है। तो एक तो उन लोगों ने संभाल करके रखा है जो पढ़े लिखे हैं और इसका महत्व समझते हैं, उन्होंने इसका कलेक्शन बनाया है ना। और दूसरा तबका वो है जो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है या जो आदिवासी हैं, वो अभी भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं, उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। अशास्त्रीय मतलब ये एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन से बंधे नहीं होते ये गीत, इसमें किसी राग विशेष की बात नहीं होती। असली बात होती है लगाव की, जुड़ाव की, देसी शब्दों के इस्तेमाल की। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उनके गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है, मतलब पहाड़ी गीत। ये आपको कहाँ सुनने को मिल सकते हैं? गढ़वाल, किन्नौर और कांगड़ा में। तो अगर आप इन गीतों का आनंद उठाना चाहते हैं, प्रकृति की छाँव में जाना चाहते हैं,
लोगों को प्रकृति के साथ में प्रेम भाव से रहते हुए देखना चाहते हैं, सो यू विल हैव टू विजिट दीज प्लेसेस, पहाड़ी क्षेत्रों को, और वहाँ पर आपको मौका मिल सकता है अगर आप सही मौके पर गए हैं, किसी पर्व त्यौहार या शादी के मौके पर, और या तो आप बहुत लकी हैं, आप आम जनता को खेती के काम करते हुए भी लोकगीत गाते हुए सुन सकते हैं। तो वास्तविक लोकगीत देश के गांव और देहातों में हैं, इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इसमें, मतलब जान होने का मतलब इसमें ना, आप इन गीतों का बड़ा महत्व है, इसमें बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी। ये सिर्फ गीत भर नहीं हैं, ये हमारे ग्रामीण जीवन की आत्मा है। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी ज़िलों में गाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि चैता, कजरी, बारहमासा, सावन और ये जो गाने होते हैं, ये जो लोकगीत के फॉर्म हैं, ये किस किस इलाकों में गाए जाते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में महिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी महिवाल संबंधी गीत पंजाब में, और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो बच्चों, मैंने जैसा कि कहा कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक किया करो, तो मैं कोशिश करूँगा कि इन सब रीजन से रिलेटेड जो भी लोकगीत हैं उसके ऑडियो लिंक्स, वीडियो लिंक्स या यूट्यूब के लिंक्स या फिर वेबसाइट के लिंक्स मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा इस लेक्चर के, ताकि आप सही में सुन करके उस क्षेत्र विशेष के लोकगीतों की जो खास बात है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है, उसे आप समझ सको। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न दे करके अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। तो क्या कहा है कि इन देहाती गीतों में, लोकगीतों में सिर्फ कल्पना, सिर्फ इमेजिनेशन नहीं होती, इसमें आपको उन गांव में रहने वाले लोगों की भाव भंगिमा, उनकी जो दिनचर्या होती है, उनका जो रूटीन होता है, कैसे वो जगते हैं, खेतों में काम करते हैं, कैसे वो त्यौहार मनाते हैं, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। इसीलिए लिखा था ना कि ये जो गाने हैं ये बड़े लाइव हैं, सजीव से मिलते हैं, जिससे वे सीधे सीधे आपके मर्म को, मन को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। तो देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि इनमें राग नहीं हैं, ये शास्त्रीय संगीत से दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि कुछ एक राग जैसे कि पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन और सोरठ, कहरवा, मतलब ये जो राग है ये आपको मिल जाएगा देहाती गीतों में, लोकगीतों में। और कहरवा, बिरहा, धोबिया, ये भी जो है ये देहात में बहुत गाया जाता है। कहरवा एक ताल भी है जिसके बारे में कहते हैं कि ये एक ऐसा ताल है जिसे ढोलक या तबले की मदद से हम किसी भी गाने के साथ में बजा सकते हैं। तो कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी भीड़ को आकर्षित करते हैं। बिरहा गाने में अक्सर ऐसी बात कही जाती है जिसमें कि गांव की एक महिला है जिसका पति जो है वो परिवार को चलाने के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, काम करने के लिए कहीं दूसरी जगह गया हुआ है, दूसरे राज्य में गया हुआ है, तो उससे वो अलग रहती है, दूर रहती है। तो ये गाने गा करके वो अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करती है। ये चीज़ आपको देखने को, सुनने को मिल सकता है बिरहा गानों में। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। कैसे होते हैं? इसमें बड़ी खुशी की बातें, और गांव के लोग जब खुश होते हैं तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो चीज़ें शामिल होती हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं, इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का बहुत बड़ा कारण है ना, क्योंकि ये बड़े सरल भाषा में होते हैं, गांव की भाषा में होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे आग जलाया जा रहा है और इसके साथ में 4-5 लोग बैठे हैं और कोई गीत गा रहे हैं। तो संभव है ये होली
से संबंधित गाना हो सकता है, फागुन का गाना हो सकता है ना, चैती बैसाखी भी हो सकता है। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने प्रचलित नहीं हैं, लोकप्रिय नहीं हैं। विदेशिया गाने में मुझे लगता है इसमें ऐसी कुछ बात होगी कि जिसमें ग्रामीण लोगों के परिवार के जो लड़के हैं, पुरुष हैं, वो प्रदेश में किसी दूसरे स्टेट में रह करके, दूसरे शहर में रह करके अपने गांव के लोगों के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जीविकोपार्जन का कुछ काम कर रहे होते हैं। तो विदेशिया उन्हें ही कहा गया है, विदेशिया, परदेशिया, है ना। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेशी प्रेमी की, और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। करुणा और विरह का रस, विरस मतलब दूर होने का, अलग होने का भाव, कि जिसमें पत्नी तो गांव में है और उसका प्रेमी या उसका पति विदेश में है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। ह्रास होने का मतलब हानि होना, नुकसान होना, डिमीन होना। तो इसके पीछे में भी एक वजह है कि अब ये जो शहरों की जो संस्कृति है, शहर का जो कल्चर है, वो कई जगहों पर, गाँवों पर भी हावी हो रहा है। मॉडर्नाइजेशन के दुष्प्रभाव में हम इन बातों को कह सकते हैं कि ये वजह है। एक दूसरे प्रकार के जो बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ में तो इसका चंदेल राजाओं के राज कवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर के जनबोली में उसके विषय को दूसरी देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। तो बच्चों, मैंने भी बचपन में अपने गांव में शादी वगैरह में, जैसे किसी बड़े परिवार में, किसी धनी परिवार में शादी होती थी, तो वो अक्सर आल्हा उदल की टोली को बुलाया करते थे और मैंने उसके गाने सुने हुए हैं। आल्हा उदल के गानों में वीरता की गाने गाए जाते हैं, राजाओं के लड़ने के बारे में बताई जाती है। आल्हा उदल के बारे में बताया जाता है कि शायद वो बहुत बड़े ही बहादुर थे, और ये बुंदेलखंडी भाषा में होते हैं। मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आल्हा उदल के गाने का भी एक लिंक ज़रूर डालूंगा और कुछ और जानकारी भी डालूंगा। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गीत पद्यात्मक होते हैं। पद्यात्मक का मतलब लिरिकल होंगे, कविता के स्वरूप में होंगे, गाने के स्वरूप में होंगे, जहाँ पर सेंटेंसेस का आखिरी लाइन जो होता है वो राइम वाला होता है, जो दूसरी लाइन में भी ऐसे ही राइम करता है, तीसरी चौथी लाइन में ऐसे राइम कर सकता है। इनके अपने बोल हैं, इसमें अपने शब्द होते हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है, अनंत, इनफाइनाइट हैं। तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाते हैं। इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही हैं। सिरजना का मतलब है क्रिएट करना, सृजन करना। ये जो वर्ड है ना, सिरजना, सिरजती। वैसे मर्द रचने वाले या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। चूँकि स्त्रियां घरों पर रहती हैं, गांव में रहती हैं, कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनके पास में खुला समय होता है। जो पुरुष होते हैं वो अक्सर खेतों में या शहरों में मजदूरी कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। सॉरी। और अगर आपको गाने लिखने हैं तो आपके पास में थोड़ा खाली समय, थोड़ा शांत बैठने का समय होना चाहिए। किसी भी तरह के लिटरेचर को फॉर्म करने के लिए, लिखने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। तो इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। तो मुझे लगता है इसमें काफ़ी कुछ भारत की संस्कृति की वजह से है, जहाँ पर अभी भी ये विचार होता है
कि महिलाएं घरों में रहेंगी, बच्चों की देखभाल करेंगी, घर के लोगों के लिए खाना पकाएंगी, घर को सुव्यवस्थित करके अरेंज करके रखेंगी, और पुरुष बाहर जाएंगे, खेतों में काम करेंगे, फैक्ट्री में काम करेंगे, ऑफिसेज में काम करेंगे। मुझे लगता है यूरोपियन कंट्रीज़ में इस तरह की बात नहीं है, या वहाँ पर महिलाएं पहले से, काफ़ी सालों पहले से ही घर के बाहर के कामों में पार्टिसिपेट करती रही हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर महिलाओं की इस तरह के लोकगीत नहीं हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय, अब यहाँ पर बातें हैं कि भाई लोकगीत कहाँ और कैसे मिलते हैं। तो त्योहारों पर नदियों में नहाते समय, नहाने जाते हुए के राह में, रास्ते में, विवाह के मटकोर पूजा एक पूजा होती है जो विवाह की असली रस्म जो होती है, मुख्य रस्म होती है, उससे 1-2 दिन पहले हुआ करती है। ज्योनार के संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के रूप में भी जन्म आदि के सभी अवसरों पर, बच्चों के जन्म होने पर, उसके जन्म के 6ठे दिन पर, छठी मनाने के अवसर पर भी अलग अलग लोकगीत होते हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं बड़े प्राचीन काल से ही वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। तो सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ है। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ साथ नारियां भी गाती हैं। 12 मासे ऐसे गाने होते हैं जो हर पर्टिकुलर मंथ विशेष को लेकर के होते हैं, है ना। तो 12 मासे इसका मतलब फागुन के गाने अलग, चैत के गाने अलग, पूस के गाने अलग, हर महीने के गाने अलग अलग। अच्छा, यहाँ पे लिखा है सोहर। सोहर अक्सर बच्चों के जन्म के बाद गाया जाता है। बानी के बारे में अभी मैं नहीं कह सकता। सेहरा, सेहरा हो गया कि जब दूल्हा शादी में जाने के लिए तैयार हो रहा हो। मुझे लगता है कि उस अवसर पर सेहरा का गाना गाया जाएगा। अच्छा, आप ये एक छोटा सा चित्र देख लो कि कैसे ये लोकगीत गाने वाले जो कलाकार होते हैं कितनी मस्ती में होते हैं, कितना आनंद उमंग महसूस कर रहे होते हैं जब वो लोकगीत गाते हैं। ये आप इस चित्र में देख सकते हो, देख रहे हो ना आप, ये कैसे मस्ती में ये बंदा नाच रहा है। एक विशेष बात ये है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते। मतलब जो गाने, जो लोकगीत महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं वो आमतौर पर अकेले नहीं गाए जाते। मुझे लगता है जो बिरहा गाना होगा वो हो सकता है महिलाएं अकेले गाती हों, लेकिन बाकी सारे गाने अकेले नहीं गाए जाते हैं, दल बांध करके गाए जाते हैं टीम के साथ में। देयर माइट बी ए ग्रुप ऑफ 20 लेडीज़, 30 लेडीज़, 50 लेडीज़, मिनिमम 5 लेडीज़ आर इनफ, है ना। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं, यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। आपको ऐसा फील होगा इन गानों को सुन करके कि आपका गांव आपको बुला रहा है। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। मतलब पर्टिकुलर ग्रुप्स भी होती हैं महिलाओं की जिन्हें हम गायिका कहेंगे, जिनका ऑक्यूपेशन का एक हिस्सा ये होता है कि हाँ, शादी विवाह या इस तरह के विशेष अवसरों पर आकर के गाना गाएं, और इन्हें अक्सर विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुलाया जाता है। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लसित होकर, खुश होकर दल बांध कर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ है। कजरी भी एक विशेष शैली है लोकगीतों की, जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल कोकिल विद्यापति के गीत गाए जाते हैं। मैंने कहा था ना मैथिली के बारे में। पर सारे देश के, कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र तक अपने अपने विद्यापति हैं। मतलब इन सारे इलाकों में उनके अपने अपने जन कवि होंगे, जैसे कि बिहार में, मिथिला में विद्यापति हुआ करते थे। तो इन सारे जगहों पे, काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, कश्मीर, इन सभी स्टेट्स में वहाँ की रीजनल भाषाओं के अपने अपने विद्यापति, अपने अपने जनकवि हो सकते हैं जिन्होंने वहाँ के लिए लोकगीत रच रखे हैं। तो मैं अपने लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में ज़रा सा
थोड़ी सी जानकारी मैं विद्यापति के बारे में भी डालूँगा, मैथिली के बारे में भी डालूँगा और कजरी के बारे में भी डालूँगा। कजरी गीत तो बहुत सारी जो शास्त्रीय संगीत की महिला कलाकार हैं उन्होंने भी गा करके डाला हुआ है। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं, है ना। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं और पुरुष जो होंगे उनके गानों में आप हारमोनियम की आवाज़ सुन सकते हो, ढोलक की आवाज़ सुन सकते हो, डफली की आवाज़ सुन सकते हो, झाल की आवाज़ सुन सकते हो और भी कुछ एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एक तारा वगैरह भी। अधिकतर उनके गाने के साथ साथ नाच का भी पुट होता है उन गानों में जो स्त्रियां गाती हैं। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन है गरबा, जो आजकल बड़ा पॉपुलर है, आप जानते होंगे, सुना भी होगा। नवरात्रा के समय में भी इसकी चर्चा होती है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। जैसे कि अगर आप सब बच्चों ने पद्मावत फिल्म देखा हो, ये नया वाला फिल्म जो अभी 2-4 सालों में रिलीज हुई है, जिसे संजय लीला भंसाली ने बनाया है और जिसके कलाकार रहे हैं दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह। तो दीपिका पादुकोण का जो गरबा नृत्य का गाना है वो आपने ज़रूर देखा होगा। तो इसमें क्या होता है कि महिलाएं विशेष तौर पर घूम घूम करके गाती हैं, साथ ही लकड़ियां भी बजाती हैं। लकड़ियों की 2 डंडियां भी होती हैं। ओहो, ये भी नवरात्रा में इस्तेमाल होता है। डांडिया भी कहते हैं इसे ना, जो बाजे का काम करती हैं। इसमें नाच गान साथ साथ चलते हैं। वस्तुतः ये नाच है, एक डांस फॉर्म भी है गरबा। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया, मैंने कहा था ना होली की चर्चा की थी, तो ब्रज में रसिया, ब्रज भूमि, मथुरा, वृंदावन, उसके आसपास के इलाके यूपी में, इसमें ये एक टीम चलती है जिसे दल के लोग गाते हैं और इसमें भी स्त्रियां विशेष तौर पर गाती हैं। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं, इनडेफिनिट स्टाइल्स हो सकते हैं। जीवन जहां इठला इठला करके लहराता है, वहां भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्दाम जीवन के वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। किन चीज़ों के? लोकगीतों के, वहाँ की जीवन शैली के। तो बच्चों, ये जो चैप्टर था लोकगीत, इसके लेखक हैं भगवती शरण उपाध्याय जी और उन्होंने बड़ा अच्छा लेख लिखा है लोकगीत के बारे में और मुझे लगता है कि मैंने ये आपको पढ़ाने की कोशिश की है, तो आप सबके मन में भी लोकगीतों के प्रति थोड़ी सी रुचि डेवलप हो सकती है। आप सब बच्चे अपनी अपनी भाषा के, अपने अपने क्षेत्र के लोकगीत को ढूंढने की, सुनने की कोशिश करो, उसे समझने की कोशिश करो, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करो। बाकी कुछ जानकारी तो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के साथ में भी ज़रूर अवेलेबल कराऊंगा, है ना। तो लोकगीत कहाँ के हैं? गांव के हैं, है ना। और हम आप जो फिल्मों में जो गीत सुनते हैं वो कहाँ के हैं? वो शहर के हैं। मैं फिल्मी गीतों की आलोचना नहीं कर रहा। आई एम नॉट इन द मूड ऑफ क्रिटिसाइजिंग दोज सॉन्ग्स। आई एम जस्ट हेयर टू डिस्क्राइब यू द स्पेशलिटीज़, जो खासियत है लोकगीतों में, फोक सॉन्ग्स में, फोक म्यूजिक में, उसके बारे में इस चैप्टर के जरिए। तो बच्चे, आप सब लोग लोकगीतों का आनंद उठाएं। अभी अभी जैसे नवरात्रा के बाद में दिवाली और छठ के मौके पर आपको काफ़ी सारे लोकगीत सुनने का मौका मिल सकता है। आप सब बच्चों में से कोई बच्चा जिसे म्यूजिक में ज़्यादा रुचि हो, ऐसा भी कर सकते हो कि एक नोटबुक बना लो और उसमें नोट किया करो कि कौन कौन से लोकगीत आप सुन रहे हो और ये किस क्षेत्र विशेष के हैं, किस भाषा विशेष के, किस बोली विशेष के हैं और किस मौके पर इसे गाया जाता है। मैं भी मौका निकाल करके एक एक्सेल की फ़ाइल बनाऊंगा जिसमें ये इन्फॉर्मेशंस दूंगा और कभी उस चीज़ को लेकर के साथ में एक और लेक्चर कंडक्ट करूंगा फोक सॉन्ग्स के बारे में, फोक म्यूजिक के बारे में। तो ठीक है बच्चों, जल्दी मिलता हूं मैं एक नए लेक्चर के साथ में। वो लेक्चर हिंदी का हो सकता है, साइंस का हो सकता है, सोशल साइंस का हो सकता है, इंग्लिश कंप्यूटर का हो सकता है और वो हो सकता है क्लास 3 से 10 तक के बच्चों के लिए, चाहे वो CBSE NCERT बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के हों या कहीं और के भी हों। तो जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में। आप मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इसके फेसबुक पेज को भी लाइक करो। आप कमेंट करो, आप लिखो कि आपको किस चीज़ पर लेक्चर चाहिए।
और मैं मौका निकाल करके आपकी वो ज़रूरत, आपको वो चैप्टर डिस्कस करके उसका वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। बाय बाय।